हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी का जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर इसमें आप लोगों को अभी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टॉपिक रह नहीं गया, 2-3 टॉपिक हैं, उसको आज देखते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे से नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, सेकेंड चैप्टर को। काफ़ी लेंदी चैप्टर आगे चला गया, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहला टॉपिक आज का हमारा होगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा। ताकि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो देखिए, ग्लोबल मीन्स अगर ये कहा जाए तो ग्लोबल यानी कि हम इसे अर्थ कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, तो ग्लोबल को हम अर्थ कह सकते हैं। और वार्मिंग यानी गर्म, टेम्परेचर, इसे हम टेम्परेचर से कंपेयर कर सकते हैं, टेम्परेचर, हीट, ठीक है। तो ग्लोबल मीन्स हो गया हमारा अर्थ और वार्मिंग मीन्स हो गया टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर, हीट, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ जो हमारे अर्थ को, जैसे सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं, एक लाइन में आप लोगों को बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर के राइज होने को ही, हमारे अर्थ के टेम्परेचर के राइज होने को, कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों को काफ़ी ईजी वे में समझाता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग कहीं भी वीडियो जाएंगे देखने के लिए, आप लोगों को इन्वायरमेंटल का जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ, आप लोग को इतनी आसान चीज़ें जिस तरह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं भी खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ भी, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि सामने वाले को कैसे समझाना है। ज़्यादा इधर उधर की टॉपिक की बातें या फिर जो भी लंबी चौड़ी जो भी बातें करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, ठीक है। कम टाइम में कम समय में जो भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डिटेल देना, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर टॉपिक की बातें नहीं करना, लंबा चौड़ा शॉर्ट में एक लाइन में जो भी है आप लोग को अच्छे से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो कुछ कमी लग रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, तो देखते हैं अपने टॉपिक पे आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जो एक लाइन में शुद्ध आसानी से अगर आप लोगों को कहूँ तो ध्यान सुनिएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने को ही क्या है, तो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो कि किन कारणों से होता है तो आगे देखेंगे। ड्यू टू ज़्यादा जब मेनली देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसिस्टेंसी इंक्रीज करने के कारण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, तो ज़्यादा राइज होता है, गर्म हो जाता है अर्थ, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं सिंपली, ठीक है। तो क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज होने को ही ड्यू टू किन कारणों से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेज हैं, मीथेन, ये सभी, ठीक है। इन सभी कारणों से अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, बस ऐसे ही आप लोग को बताते चलते हैं, ठीक है। लिखने से काफ़ी लेंदी होते जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, आप लोग खुद, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं या फिर आप लोग PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स का, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे मैं आप लोगों को ऐसे बोल रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसिस्टेंसी, उसके जो भी है उसके अमाउंट्स को बढ़ने के कारण, मीथेन के कारण, ये सभी गैसेज हैं जिनके कारण बढ़ने के कारण क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये क्या हो गया, तो इसका डिफिनेशन हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने को हम क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर इसकी रीज़न की बात की जाए, किस चीज़ की, तो रीज़न, किस चीज़ की, तो रीजन्स की बात की जाए, किस चीज़ की, तो रीजन्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो देखिए, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज से तकरीबन 5 से 10 साल पहले कहाँ पॉपुलेशन था हमारा और आज कहाँ आ चुका है। अगर आप चेक करते होंगे, जनरल नॉलेज अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें चेक करते हैं कितने का ज़्यादा से कितना अंतर आया है, ठीक है। तो मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही। जहाँ पे मान लीजिए एक परिवार में जहाँ पे एक व्हीकल हुआ करती थी, एक परिवार में जहाँ पे एक व्हीकल हुआ करती थी, वहाँ पे अब एक परिवार में 2-2 व्हीकल, 3-3 व्हीकल, 4-4 व्हीकल रही है। क्योंकि ये परिवार अब बड़ा हो चुका है। पहले ये मान लीजिए चार लोगों का परिवार, 4 सदस्यों का परिवार होता था, अब यहाँ पे 8 लोग हो चुके हैं। अब यहाँ पे 10 लोग एक परिवार में रह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए उस हिसाब से उनकी नीड भी बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही, ठीक है। तो वहीं से हम, जैसे कि मैंने पिछले कुछ लेक्चर में आप लोग को ये काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया भी था कि पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे मान लीजिए अब उनकी नीड होगी तो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही, ठीक है। तो पॉल्यूशन बढ़ता है तो पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, तो जो भी कुछ कुछ हानिकारक इफेक्टिव गैसेज होती हैं वो भी रिलीज होंगी। तो वही गैसों के कारण कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो इफेक्टिव गैसेज, कुछ ऐसी इफेक्टिव गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, तो हमारी एटमॉस्फेयर को, किस इसके, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, तो हीट करती हैं। क्या करती हैं, तो हीट अप करती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट अप होगा तो हमारा अर्थ हीट अप होगा। जिससे अर्थ हीट अप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हमारा टर्म हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान से सुनिएगा कि कुछ पॉल्यूशन के कारण कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो कि हमें अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर देती हैं। जिससे क्या होता है, तो हमारा अर्थ इफेक्ट होता है इन द सेंस कि वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा और ज़्यादा गर्म होता जाता है, ठीक है। गर्म होता जाता नहीं है, गर्म होते जा रहा है, ठीक है। कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ते जा रहा है। किन कारण, हम ही उसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेचुरल कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल जो भी हमारे क्रियाकलाप है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। हम खुद बहुत ज़्यादा उसके लिए जिम्मेदार हैं हम सभी, ठीक है। तो यही है। तो ये क्या हो गया, इसका रीजन क्या हो गया, तो पॉपुलेशन के कारण पॉल्यूशन हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। अब पॉल्यूशन में कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जिनके कारण हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर अगर जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो वो मैं गैसेज कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंक्रीज करती हैं। ऐसी गैसेज, आखिर वो कौन सी गैसेज हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि आखिर वो कौन सी हमारी गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, तो इंक्रीज करती हैं, ठीक है। रीजन्स में आप लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन वगैरह कारण, जैसे व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है, फॉरेस्ट वगैरह बर्निंग के कारण पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब आप रीजन्स डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को डिफरेंशिएशन वगैरह का भी दिया था, तो ये सभी हो सकते हैं। जैसे कि जो भी हम डे टू डे अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे जो भी पॉल्यूशंस वगैरह हो रहे हैं वो सभी जिम्मेदार हैं किस इसके, ग्लोबल वार्मिंग के कॉज के लिए, ठीक है। तो ये रीजन हो जाएगा। अगला टॉपिक है कि जो मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे गैसेज होते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। आखिर वो कौन से गैसेज हैं, तो उन्हीं गैसेज को हम कहते हैं, उन्हीं गैसेज को हम क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज। क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो गैसेज अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंक्रीज करती हैं, ध्यान सुनिएगा, जो गैसेज अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंक्रीज करती हैं उन्हीं गैसेज को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। वो किस चीज़ को कॉज करती हैं, तो उससे क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तीनों एक दूसरे से लिंक्ड अप है, ठीक है। क्या है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने को देखिए कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो समझने में काफ़ी आसानी होगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके रीजंस क्या हैं, तो पॉल्यूशन के कारण। पॉल्यूशन में क्या है, तो पॉल्यूशन में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, यानी कि बढ़ा देती हैं, उनके तापमान को, कहा जाए तो उनके तापमान को बढ़ा देती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है तो बढ़ा देते हैं, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ताकि तो उन गैसेज को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा देती हैं, उन गैसेस को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो अगर जो इन्हें देखा जाए यहाँ पे एक मिनट कैसे इरेज कर दें, तो ग्रीन हाउस गैसेज में बेसिकली 4 होती हैं जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जानी जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आती हैं 4 गैसेज, जो कि पहला क्या होता है हमारा, तो पहला हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसका होता है हमारा CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर उसका होता है CH4 मीथेन, और उसका होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, तो ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, तो देखा जाए तो पहला क्या है हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा CH4
CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन। फिर उसका तीसरा हो जाएगा हमारा CFC जो कि होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और चौथा होता है हमारा N2O जो कि होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी हमारी दिखाई दे रहा है ना। तो ये सभी हमारी होती हैं 4 ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि आखिर ये कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं कारण हमारा क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो कि ये पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन में ये गैसेस पाई जाती हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखिए आज यहाँ पे एक हम चार्ट के थ्रू समझे हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मान लीजिए अगर सेंटर है तो ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होता है कितना 60%। ठीक है, यहाँ से होता है हमारा, एक मिनट, यहाँ से होता है हमारा 20% अगर ये बनाना है। ओहो, देखिए यहाँ से होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा CH4 जो कि होता है 20%। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा CFC जो कि होता है 14%। और यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड जो कि होता है 6%। ठीक है, तो चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर क्या इनका प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए चार्ट बनाना चाहिए, अगर आप एग्जाम में कोई आंसर लिख रहे हैं तो चार्ट बनाना चाहिए। चार्ट बनाने से काफ़ी इफेक्टिव, चार्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, ये ऐसे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, मैथ नहीं, मैथ में कहाँ ड्राइंग होता है, लेकिन हाँ ज्योमेट्री का अगर जो कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी ड्राइंग होता है। ठीक है, तो अगर जब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ छोड़ के साइंस हो गया, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में कोशिश करना चाहिए कि आपको ड्राइंग जरूर बनानी चाहिए। अगर आपके पास कुछ टाइम अवेलेबल है तो आपको ड्राइंग बनाते हुए चलना चाहिए, उस पर भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, टीचर मान लीजिए आपका कुछ आपने जो भी आपने आंसर लिखा तो वो भी पढ़ेगा और साथ में जो भी आपने ड्राइंग बनाया उस पर भी देखते जाएगा, तो इसमें भी हो सकता है कि आपको आधा नंबर दे दे। मान लीजिए इधर आपका कुछ आधा नंबर कट भी रहा होगा, 1 नंबर, तो इधर आपको चार्ट पे आपके ड्राइंग पे आधा नंबर दे देगा, तो उससे आपका नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ बनाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो ये हो गया ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं होने के, उनके कज के लिए। ठीक है, इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है 60%, CH4 मीथेन होता है हमारा 20%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है हमारा 14%। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 14%। N2O क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि होता है हमारा 6%। ठीक है, तो इस चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें इस प्रोपोर्शन में ये सभी गैसेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हो गई। उसके बाद देखते हैं कि आखिर इनके इफेक्ट क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के ग्लोबल वार्मिंग के आखिर क्या इफेक्ट हैं। ठीक है, क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के आखिर क्या इफेक्ट हैं, तो इन्हीं ये आपसे पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं। ध्यान रखिए, पीछे मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, ये क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेज, और एक होता है हमारा ग्रीन हाउस बिल्डिंग। क्या होता है, तो ग्रीन हाउस बिल्डिंग, और यहाँ पर मैं लिख दूँ तो थोड़े ऐसे बताते हैं आप लोगों को, तो एक होता है हमारा ग्रीन हाउस बिल्डिंग, तो वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेज, यहाँ पे गैसेज लगाया है, वहाँ पे क्या होगा, तो ग्रीन हाउस बिल्डिंग। ठीक है ना, ग्रीन हाउस बिल्डिंग हो जाएगा, वो एक अलग टर्म होता है, तो उसके आगे बताया जाएगा आप लोगों के टॉपिक्स में नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग का आखिर रीज़न क्या है, किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो जो उसमें गैसेस पाए जाते हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। ठीक है, जो कि हमें बेसिकली 4 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CH4, N2O। ठीक है, तो N2O क्या था, तो नाइट्रस ऑक्साइड, और हमारा NH4 क्या था, CH4 क्या था, तो वो था हमारा मीथेन। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आखिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जब इतना ये ग्लोबल वार्मिंग है तो आखिर का कुछ इफेक्ट दुष्प्रभाव भी तो होगा, जब पॉल्यूशन से है तो इसका कुछ दुष्प्रभाव भी तो होगा, तो आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है,
तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्या है, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आखिर देखिए इसके आखिर इफेक्ट क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग में आप लोगों को बताया ही था कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या था, तो हीट। ये क्या था, तो हीट यानी कि गर्म। तो देखिए जब हीट होगा तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहला तो यही इफेक्ट हो गया कि जो भी हमारा सराउंडिंग होगा क्या होगा, गर्म होगा, तापमान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला तो इसका इफेक्ट यही हो गया। अगर देखा जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला तो यही हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा ग्लेशियर क्या होगा, बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं, जो बड़े बड़े हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, तो पिघलेंगे। बड़े बड़े जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, पिघलेंगे। आइस जो भी ग्लेशियर्स हैं हमारे वो क्या होंगे, तो मेल्टिंग होंगे, ठीक है। जब बड़े बड़े आइस ग्लेशियर्स जब मेल्टिंग होंगे तो क्या होगा, फ्लड लेवल इंक्रीज करेगा। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो फ्लड लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉरी फ्लड लेवल नहीं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सी लेवल इंक्रीज होगा। जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, तो फ्लड आएगा, ठीक है। जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो फ्लड आएगा, ये कारण हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, सॉरी चौथा ना, फोर्थ वन। तो देखिए जब फ्लड आएगा, ये तीन हो गया कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सराउंडिंग का, फिर उसके बाद हमारा आइस ग्लेशियर मेल्ट होगा तो फिर फ्लड आएगा, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्या करेगा, तो बैडली इफेक्ट करेगा, ये होगा। फिर उसका टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फूड ग्रोइंग में भी प्रॉब्लम आएगा, फसलों में, फार्मिंग में। ज़्यादा ही खराब राइटिंग हो जा रही है ना। देखिए फार्मिंग में प्रॉब्लम आएगी ना, फार्मिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। अब जैसे कुछ फसलें होती हैं जो कि विंटर में होती हैं, हम लोगों के यहाँ होती है ना, जो कि रबी क्रॉप्स होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है रबी क्रॉप्स होती हैं जो कि विंटर में होती हैं। अब बताइए जब उसे रबी क्रॉप्स को क्या होता है, तो ठंडी का मौसम चाहिए होता है, जैसे अभी ठंडियाँ आने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें जो फसलें होती हैं, तो जैसे कि हमारा जो भी पोटैटो हो गया, पोटैटो आलू की जो खेती होती है वो भी ठंडी में की जाती है। तो जब ऐसा उसे टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा तो क्या वो सही से हो पाएगा। अब जैसे कि जो फसलें हैं, अब जो गर्मी वाली फसलें हैं तो हो जाएंगी, लेकिन जो फसलें हैं जो कि ठंडी वाली हैं वो कैसे होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर का, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये सभी इफेक्ट करेंगी। तो ये सभी कुछ रीजंस हैं जो इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके कारण देखने को मिलेगा, ये कुछ उसके इफेक्ट होगा। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या उसके बाद। तो ग्लोबल वार्मिंग का यही टॉपिक था, हमने देख लिया कि इसके क्या इफेक्ट हैं, क्या रीजंस है उसके, आखिर किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके किन कारणों से होता है, उसके रीजन क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओजोन होल। क्या है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि ओजोन होल पे टिप्पणी कीजिए, डिस्कस कीजिए, ठीक है। क्या है, तो ओजोन होल, ठीक है। देखते हैं तो ओजोन होल क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओजोन लेयर क्या होता है। देखिए आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़ में इसका जिक्र भी सुना होगा, ओजोन लेयर। देखिए ओजोन लेयर क्या है, तो ओजोन लेयर एक नेचुरल लेयर है जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए अगर जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए अर्थ है आपका, अगर ये क्या हो गया हमारा, जब मान लीजिए अगर हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये अगर हमारा अर्थ है तो जो ओजोन लेयर है वो क्या है, अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए हैं, सराउंडिंग में क्या है, अर्थ के चारों तरफ हमें क्या है, कवर किए हुए, क्या है ये, तो ओजोन
ओजोन लेयर, ठीक है। क्या है, तो चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं। ये क्या है, तो एक नेचुरल लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाया जाता है ओजोन लेयर। क्या है, तो ओजोन लेयर एक नेचुरल लेयर है जो कि हमें अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए है, और वो क्या करता है, तो हमें यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। क्या है, तो ओजोन लेयर क्या है, तो ओजोन लेयर एक नेचुरल लेयर है जो कि हमें अर्थ को चारों तरफ से अराउंड घेरे हुए है, और जो कि हमें यूवी रे से क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है। किससे, तो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज क्या है, तो अल्ट्रावायलेट रेज, वो अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन की किरणों से जो निकलती हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। जो कहाँ आती हैं, तो अर्थ पे आती हैं। या फिर यहाँ पर हम बना दें, ये जो भी यहाँ पे किरणें आती हैं उनसे कुछ ही पास हो पाती हैं, ठीक है। उससे एक तरह से कहा जाए तो ये छन्नी का काम करता है। जैसे कहा जाए तो ये किस चीज़ का काम करता है, तो एक तरह से स्यू कहा जाए तो छन्नी का काम करता है, ठीक है। जो ऊपर जो भी सूर्य की किरणें आती हैं तो उसमें कुछ हार्मफुल किरणें भी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो यूवी रेज कहती हैं। तो जो इससे जो पास होती हैं जब सनलाइट है, तो उसे क्या करता है, तो ये रोक लेता है। जो भी हार्मफुल कुछ गैसेज होती हैं उसे ओजोन लेयर क्या करता है, तो अंदर एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देता है। यहाँ से क्या करता है, तो उसे यहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ को ही अंदर आने देता है, और वो भी आता है तो इनसे छन के आती हैं, ठीक है। जो उसके बैड इफेक्ट होते हैं उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ओजोन लेयर का यही होता है, ओजोन लेयर यही होता है उसका काम, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या है, तो ओजोन लेयर एक नेचुरल लेयर है, ये आर्टिफिशियल लेयर, नेचुरल लेयर है जो कि अर्थ के चारों तरफ अर्थ को घेरे हुए है, और वो प्रोटेक्ट करती है सन के थ्रू, जो उसके किरणों में जो भी यूवी रेज आती हैं और भी जो भी इफेक्टिव रेज होती हैं, उनसे क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ओजोन होल क्या होता है। ओजोन लेयर देख लिए, अब देखते हैं कि ओजोन होल क्या होता है। तो ओजोन होल होता है कि कुछ पॉल्यूशन के कारण, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, पॉल्यूशन के कारण कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि पॉल्यूशन के कारण कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि हमारे ओजोन लेयर को क्या है, तो हमारी ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, तो हमारी ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट कर रही है पॉल्यूशन के कारण, जिससे क्या हो रहा है, तो वीक होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, तो वीक हो रहा है। वीक मीन्स इन द सेंस कि मतलब कमज़ोर होते जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है, तो आप लोगों को इसमें होल होते जा रहा है। क्या हो रहा है, तो होल होते जा रहा है। क्या हो रहा है, तो होल होते जा रहा है, जिससे इधर से ये यूवी रेस अंदर इंटर कर जा रही हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है पूरा चारों तरफ से, और इधर है ही नहीं, तो यहाँ से तो इंटर कर जाएंगे ना यूवी रेस, जो सनलाइट के थ्रू उधर से आ रही हैं। तो कहाँ से, तो यही है, जो भी हम पॉल्यूशन हो रहा है हमारे अर्थ पे, तो पॉल्यूशन के कारण हमारी जो ओजोन लेयर है उसको इफेक्ट कर रही है बैडली, जिससे क्या हो रहा है कि उसके वो वीक पड़ता जा रहा है, और कहीं उसमें होल क्रिएट हो रहा है। ये होल कहाँ हो रहा है, तो आप लोगों ने न्यूज़ में कहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया साइड में ओजोन होल क्रिएट हुआ है, ठीक है। या आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा या फिर कहीं देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साइड में क्या हो रहा है, तो ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो क्यों इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है कि ओजोन होल का दिक्कत आ रहा है। ओजोन होल आखिर देखिए, ओजोन लेयर को आखिर क्या दिक्कतें करती हैं, तो इसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि परफ्यूम में जो एयर कंडीशनर वगैरह यूज़ किए जाते हैं उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को, ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस कारण वो क्या हो रहा है, तो उसमें होल क्रिएट हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो ओजोन होल कहते हैं। तो ओजोन लेयर क्या हो रहा है, तो पॉल्यूशन के कारण, अत्यधिक पॉल्यूशन के कारण हमारे ओजोन लेयर को बैडली इफेक्ट कर रहा है, जिससे उसमें होल क्रिएट हो रहा है ओजोन लेयर में। उसे हम क्या कहते हैं, तो ओजोन होल कहते हैं, या फिर ओजोन डिप्लीटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ओजोन डिप्लीटेशन, ठीक है। तो इसमें यही था, ज़्यादा कुछ नहीं। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, जिसके इफेक्ट की बात की जाए, ओजोन होल के इफेक्ट की बात की जाए अगर जाए, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो पहला तो यही हो जाएगा कि स्किन कैंसर, ये बैडली हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। क्या है, तो स्किन को बहुत ज़्यादा ये डैमेज करता है। जैसे सीधा उस पर सनलाइट पड़ेगा, बाहर निकलते हैं तो सनलाइट तो पड़ेगा ही, घर में तब पर भी हल्का फुल्का सनलाइट आता ही है। तो बाहर निकलेंगे तो जब यूवी रेज डायरेक्ट जब आएगी कांटेक्ट में आपके स्किन के, तो वो बैडली इफेक्ट करती है, उससे स्किन कैंसर होता है, जो कि उसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, ठीक है। ये होता है स्किन कैंसर,
ठीक है। तो इसका इफेक्ट भी हो गया, इसका इसको सॉल्यूशन क्या है इसको रोकने का, तो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट किया जाए, जैसे कि ओजोन होल को क्या हो, कम से कम उसे इफेक्ट हो। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, ये एक छोटा सा एक टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, क्या है, तो एसिड रेन। क्या है, तो एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन क्या होता है, जिसे कि हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, तुम ना अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो देखिए एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन, तो एसिड मीन्स पहले नाम से कंफर्म लग रहा होगा। ठीक है, एसिड रेन। देखिए जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, जब हमारा अर्थ है क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई, मान लीजिए हमारा अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, तो हमारा अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ये सभी पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चिमनी वगैरह बनी हुई हैं। ठीक है, चिमनी बनी हुई है, इधर बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह चल रही है सब, तो इसमें से पॉल्यूशन होगा ही। ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह। फिर यहाँ बहुत ज़्यादा कंपनी का इस्टेब्लिश है, कंपनीज वगैरह है, तो वहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है। फिर इधर फॉरेस्ट वगैरह है वो जल रहा है, या फिर और भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ से पॉल्यूशन चारों तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, जब पॉल्यूशन होगा तो पॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन में, जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है दीपावली में। ठीक है, वहाँ पे काला काला कोहरा छा जाता है, न्यूज़ में भी आप लोग देखते होंगे हमेशा। ठीक है, इतना तक जीके में भी उसका जिक्र आ चुका है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से जब पॉल्यूशन होता है तो यहाँ से डस्ट पार्टिकल, जो भी पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं, ऊपर जाके यहाँ पे बादल में क्या होता है, जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन क्या है, यहाँ पॉल्यूशन आकर के क्या होता है, बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ से बादल आते हैं, इसमें टकराते हैं, और जब बारिश होती है, ठीक है, ये ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। फिर जब यहाँ से बारिश होती है, देखिए जब यहाँ पे बादल आए और यहाँ से जब बारिश होगी नीचे, तो इनके साथ तो होगी, यहाँ पे पॉल्यूशन इकट्ठा है और यहाँ से बारिश हो रही है, तो ऊपर से जब बारिश होगी और नीचे पॉल्यूशन उस पर इकट्ठा, यहाँ पे उसकी थोड़े से नीचे पॉल्यूशन है, पूरा डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जब ऊपर से पानी गिरेगा तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल तो मिक्स हो जाएंगे, और डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होके जब बारिश आती है हमारे अर्थ सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है एसिड रेन, तो जब बारिश होती है और ऊपर जो भी हमारे पॉल्यूशन के कारण डस्ट पार्टिकल ऊपर जाके क्या होते हैं, तो सेटअप हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे रुक जाते हैं ऊपर जा कर के यहाँ पे, और जब ऊपर से बारिश होती है उसके साथ जब डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होकर जब बारिश होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो एसिड रेन क्या है, तो जब कोई वर्षा के, जब कोई बारिश डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होके होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोग छोटे होंगे तो आप लोग जब बारिश में नहाने जाते होंगे तो आप लोग घर वाले आप लोगों को डांटते होंगे, बोलते होंगे नहीं अभी मत नहाओ। जो पहली बारिश होती है तो उसमें आप लोगों को नहाने से मना किया जाता होगा। वहीं बोलती होंगी, घर के जो भी गार्जियंस हैं आप लोगों को बोलते होंगे नहीं, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए बाहर। ठीक है, तो सुना भी होगा, कुछ लोग कहते भी होंगे हाँ पहली बारिश बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, दूसरी तीसरी में नहा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर डस्ट पार्टिकल क्या है, इकट्ठा है। जब पहली बारिश होगी तो उनके साथ मिक्स होकर बारिश होगी, जब मिक्स होगी तो उसमें उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें मौजूद रहेंगे, बारिश के जो भी पानी होगा उसके साथ। ठीक है, उसमें क्या मिक्स होंगे, तो उससे जो बारिश होगी उसे हम क्या कहते हैं, तो एसिड रेन कहते हैं। इसीलिए, और जब पहली बारिश हो गई तो सभी के सभी जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे आ गए, उसके बाद जो भी दूसरी तीसरी बारिश होती है वो सही से होती है। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखा एसिड रेन का इफेक्ट अगर दे तो हमें ताजमहल को देखने को मिलता है। इसके पहले व्हाइट कलर का संगमरमर था, बीच में उसका बहुत ज़्यादा उस पर न्यूज़ वगैरह भी आया था, उस पर आर्टिकल्स वगैरह आई थी कि बहुत ज़्यादा बैडली उस पर इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, और जब कंपनीज रहेंगे तो पॉल्यूशन होगा ही, पॉल्यूशन होगा तो फिर तो बारिश होगी तो डस्ट पार्टिकल मिक्स होकर बारिश होगी, और मिक्स होगा तो वही एसिड रेन होगा ही। तो बैडली इफेक्ट देखने को मिला था कि ताजमहल डे टू डे क्या हो रहा है, तो येलोइश पड़ता जा रहा है, येलोइश, जो कि व्हाइट मार्बल का है वो पूरे उसे व्हाइट दिखना चाहिए, लेकिन वो कैसा येलोइश होता जा रहा है, तो इस इफेक्ट है उसका एसिड रेन का। तो जो भी कंपनी थी उसको बंद कर दिया गया।
जब देखने को मिला कि हाँ उस पर उसी के कारण उसका इफेक्ट देखने को मिला, जो कि बहुत दूर है उससे, आसपास में नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन जब देखा गया कि उसका सर्च किया गया उस पर आखिर किन कारणों से उस पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो पता चला कंपनीज वहाँ पे कोई सेटअप थी, लेदर कंपनी थी या जो भी कंपनीज थी, तो उसके कारण वहाँ पे एसिड रेन में इफेक्ट आ रहा था वहाँ पे, तो उसी कारण उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एसिड रेन। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चैप्टर ख़त्म। तो इसी का एक और टॉपिक है जो बताते हैं, इंटरनेशनल रूल्स। ठीक है, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए, इंटरनेशनल लॉज। चलो देखते हैं आगे टॉपिक। छोटा सा टॉपिक छूट गया था, ठीक है, बीच में लाइट कट गई थी, इसी कारण बीच में वीडियो कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बस एक छोटा सा टॉपिक है जो कुछ मैं बता रहा था आपको, कुछ इंटरनेशनल ऐसे रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए गए कि कुछ ऐसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही कुछ इंटरनेशनल लॉ 2-3 हैं जो कि बनाए गए, इंटरनेशनल रूल्स। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, एक आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या है, तो मॉन्ट्रियल एक सिटी है जो कनाडा में है, वहाँ पे ये नियम बना था। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इस नियम के, इस रूल के तहत अगर ये कहा जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसमें यह फैसला लिया गया कि ऐसी चीज़ें जो कि ओजोन होल को क्या करती हैं, ओजोन लेयर को इफेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, तो ओजोन लेयर को इफेक्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें उनका कम से कम यूज़ किया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या है शॉर्ट में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है, इस रूल में क्या था कि ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्सटेंस, ऐसी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जिससे कि ओजोन लेयर को इफेक्ट करे, ऐसी चीज़ों का कम से कम यूज़ करना। दूसरा क्या है, दूसरा आता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि क्योटो एक जापान में एक शहर है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 1997 में। ठीक है, इस नियम को लागू किया गया था, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ, इसमें उन चीज़ों को मना किया गया जो ग्लोबल वार्मिंग को, किस चीज़ को, ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करती हैं, ऐसी सब्सटेंस जिनके यूज़ से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है और ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलता है, उन चीज़ों का कम से कम यूज़ करें। किसके तहत, तो क्योटो प्रोटोकॉल। ऐसे एक तीसरा है हमारा वर्ल्ड अर्थ समिट, जिसमें कि ग्रीन हाउस, उसमें ये फैसला लिया गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनके कारण ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा क्रिएट होती हैं, उन चीज़ों का कम से कम यूज़ किया जाए। तो बस यही 2-3 लॉ बनाए गए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तीसरा है जो कि हमारा वर्ल्ड अर्थ समिट है। ठीक है, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम क्रिएट हुए, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ किया जाए, और ऐसे सब्सटेंस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को क्रिएट करते हैं उनका कम से कम यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर। और उसके बाद बाकी के नेक्स्ट चैप्टर हमारा एयर पॉल्यूशन से स्टार्ट होगा, जो कि सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें इतना ही, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।